चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम्म क्या देखने वाले हैं आज हम? नोड जेएस और एनपीएम के बारे में एक इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं। इस तरह नोड जेएस का तो यूज़ करना हमने सीखा है। हम एनपीएम का यूज़ करके किस तरह से पैकेज इंस्टॉल करते हैं और फिर एनपीएम की कौन कौन सी कमांड है दूसरी, ये सब सीखने वाले हैं। सबसे पहले नोड जेएस के बारे में जानते हैं। नोड जेएस क्या है? नोड जेएस को बोलते हैं रन टाइम। उसे जावास्क्रिप्ट रन टाइम बोला जाता है, मतलब जावास्क्रिप्ट को रन करने का एक तरीका। इट अलाउस अस टू रन जावास्क्रिप्ट डायरेक्टली फ्रॉम द कमांड लाइन। प्रीवियसली जावास्क्रिप्ट कुड ओनली रन फ्रॉम द ब्राउजर। पहले क्या होता था कि जावास्क्रिप्ट आप जिस तरह से नोड जेएस में रन कर सकते हैं, या फिर जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन चुकी है आज। लेकिन इसके स्टार्टिंग डेज में, या तो मान लो 2005 तक या 2009 तक भी, जावास्क्रिप्ट कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं मानी जाती थी। वो बस एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मानी जाती थी वेब के लिए। आपको वेबसाइट में छोटे मोटे डायनामिक चीज़ें करनी है, उसके लिए जावास्क्रिप्ट यूज़ करते थे। लेकिन फिर नोड जेएस आने के बाद जावास्क्रिप्ट सिस्टम लेवल पे यूज़ होने लगी, डेस्कटॉप लेवल पे यूज़ होने लगी। फिर जावास्क्रिप्ट में डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनने लगी, मोबाइल एप्लीकेशन बनने लगी, और भी बहुत सारी टूलिंग जावास्क्रिप्ट में आने लगी, जिससे जावास्क्रिप्ट एक फुल फ्लेज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन गई। आपको नोड जेएस इंस्टॉल करना पड़ता है नोड यूज़ करने के लिए, दैट्स अ सिंपल थिंग। फिर हम रोज जो करते रहते हैं नोड, उसके बाद फाइल का पाथ डॉट जेएस, इसका यूज़ करके आप नोड का फाइल रन कर सकते हैं। मेरी आवाज़ सही से आ रही है ना सबको? आवाज़ सही से आ रही है? यस बोल दो। यस सर। ठीक है। चलिए, अब आता है एनपीएम, नोड पैकेज मैनेजर। जैसा इसका नाम है, इसका यूज़ होता है नोड जेएस के जो पैकेजेस होते हैं उसको मैनेज करने के लिए। अब ये पैकेजेस क्या होते हैं? इसको दूसरी लैंग्वेज में बोलूँ तो लाइब्रेरीज। अब लाइब्रेरीज का वर्ड भी अगर आपने पहली बार सुना हो, तो लाइब्रेरी होता है किसी और का काम जो कि हम यूज़ करने वाले हैं। जैसे कि मेरे पास एक ब्राउज़र है, मान लो क्रोम ब्राउज़र है ना। तो क्रोम ब्राउज़र जब मुझे यूज़ करना था, तो मैंने क्रोम ब्राउज़र बनाया नहीं ना, क्रोम ब्राउज़र किसी और ने बनाया था, मैंने यूज़ किया। ये तो हो गया सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल दूं मैं, तो अब मान लो मुझे वेबसाइट बनानी है जहाँ पे एनिमेशन करने हैं। ठीक है। अब एनिमेशन करने के लिए HTML और CSS में कुछ तरीके दिए गए हैं, लेकिन कुछ ऐसी लाइब्रेरीज हैं जो एनिमेशन को और इजी बनाती हैं। मुझे जहाँ पे एक चीज़ करने के लिए 20 लाइन लिखनी पड़े, वैसा एनिमेशन मैं लाइब्रेरी का यूज़ करके 2-3 लाइन या तो सिंगल लाइन में कंप्लीट कर सकता हूँ। या फिर बात कर लेते हैं, मुझे डेट के साथ खेलना है। जावास्क्रिप्ट में डेट का एक ऑब्जेक्ट होता है, हमने छोटा सा एक यूज़ किया था डेट का, है ना। डेट ऐसे किया था हमने, डी इक्वल टू न्यू डेट, इस तरह से किया था। फिर डी डॉट गेट सेकंड्स वगैरह यूज़ किया था। ओके। अब मुझे डेट के साथ ऑपरेशंस करने हैं, जैसे कि मुझे जानना है कि नेक्स्ट मंथ की सेम डेट को कौन सा दिन होने वाला है। तो ये सब करना हो, अगर आप नेटिव जावास्क्रिप्ट में करना चाहो तो कर सकते हो, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है कि वहां हो नहीं सकता ये। लेकिन उसके लिए आपको 15-20 लाइन या तो ज्यादा लाइंस लिखनी पड़ेंगी, आपको ज्यादा नॉलेज गैदर करना पड़ेगा और ज्यादा काम हो जाएगा आपका। जबकि ये सेम चीज एक लाइब्रेरी होती है, उसको कहते हैं डेट FNS। ठीक है। ये लाइब्रेरी क्या करती है, उसने सब चीजें, मतलब जो बहुत सारे लाइन के कोड होते हैं उनको अलग अलग फंक्शन बना के दे दिया है हमने। जैसे देखो, ये एक फंक्शन है उसका फॉर्मेट डिस्टेंस। इसको आप क्या देते हैं, डे देते हैं, मतलब एक डेट का एक ऑब्जेक्ट है, जो उसको इनपुट चाहिए वो दे दिया जाता है। और ये आपको क्या गिन के देता है, 3 days अगो, जो हमें फेसबुक या तो इंस्टाग्राम यूट्यूब पे देखने को मिलता है ना, ये वीडियो कब अपलोड हुई थी।
जस्ट नाउ, 2 minutes अगो, है ना, ये वाला अगो वाला जो फॉर्मेट होता है, अगर हम मैन्युअली लिखने जाएंगे, मैंने खुद ने इसका एक मैन्युअल फंक्शन बनाया हुआ है, और उस फंक्शन को 20-25 लाइन तो लगी ही थी, तब भी वो परफेक्ट नहीं था। तो ये जो लाइब्रेरी बनाते हैं, या तो जो लाइब्रेरीज होती हैं, उनमें क्या होता है, ये 20-25 लाइन परफेक्शन के साथ लिखी जाती है, क्योंकि इनमें कोलैबोरेट करने वाले लोग भी ज्यादा होते हैं। तो ऐसी लाइब्रेरीज को यूज करने के लिए हमें एक सिस्टम चाहिए। ठीक है, लाइब्रेरीज क्या होंगी, जावास्क्रिप्ट के सेट ऑफ फाइल्स ना। अब मैंने एक फाइल बनाई, उस फाइल में मैंने एक फंक्शन बना दिया है, अब तुम्हें वो फंक्शन यूज करना है तो मेरी लाइब्रेरी जाओ, मेरी लाइब्रेरी लो और उस फंक्शन का यूज कर लो। ये एक रास्ता होना चाहिए। तो लाइब्रेरी तक पहुंचने का जो रास्ता है वो है npm। npm allow us to install or set up any javascript package, जिसका मतलब लाइब्रेरी विथ सिंगल कमांड। एक npm इंस्टॉल कमांड का यूज करके हम लाइब्रेरी का यूज कर सकते हैं। npmjs.com, npmjs.com पे आपको बहुत सारी लाइब्रेरीज मिल जाती हैं। रिएक्ट जेएस हो गया, एक्सप्रेस हो गया, फिर जो भी ट्रेंडिंग लाइब्रेरीज हैं, एंगुलर की लाइब्रेरीज ले लो, डेट वाली लाइब्रेरी ले लो, या तो यहाँ पे कुछ कुछ लाइब्रेरीज हैं जो ग्राफिक्स के साथ काम करती हैं, है ना। तो ये सब लाइब्रेरीज, बहुत सारी लाइब्रेरीज है। इवन आप अपनी लाइब्रेरी यहाँ पे पोस्ट भी कर सकते हो, मैंने की भी हुई है। npm एक रिपोजिटरी है, या तो एक वेबसाइट है ऐसा मान लो। रिपोजिटरी मतलब एक कंटेनर या फिर एक हब है जहां से आप लाइब्रेरीज को डाउनलोड कर सकते हो। npm एक कमांड है जो आपको नोड जेएस के साथ मिलती है, उसका यूज करके वो डाउनलोड करने का काम बहुत इजी कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं पैकेज की। पैकेज इज अ सेट ऑफ फाइल्स दैट कैन बी यूज्ड इनसाइड अदर फाइल्स और कैन बी रन डायरेक्टली ऑन द कंप्यूटर। पैकेज क्या है, सेट ऑफ फाइल्स है, जिस फाइल्स को हम दूसरी फाइल में यूज कर सकते हैं। हम थोड़ी देर में करेंगे ये। लाइब्रेरीज ऑफ बैकबोन ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नोड जेएस में ही npm एग्जिस्ट करता है, या नोड जेएस के पास ही लाइब्रेरीज का इतना सारा लिस्ट है। जावा उठा लो, या फिर अपना PHP है, और अपना कौन सा है, जावा, PHP, पाइथन है, C# है। तो ये सब जो लैंग्वेजेस हैं, बहुत लाइब्रेरी रिच लैंग्वेज, मतलब बहुत लाइब्रेरी रिच लैंग्वेजेस हैं। इन लैंग्वेजेस में बहुत सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं। अच्छा, मैं इतनी देर से स्क्रीन नहीं दिखा रहा हूँ, सॉरी। मेरे ख्याल से मैं स्क्रीन दिखा रहा था। हाय सर, वॉइस नॉट कमिंग एंड ऑल्सो स्क्रीन नॉट विजिबल। अभी वॉइस, अरे यार ये क्या हुआ, वॉइस भी चली गई मेरी। अच्छा, अब सबको वॉइस आ रही है? यस सर। हाँ, तो अभी तक किसी को वॉइस नहीं आ रही थी। ठीक है, चलो, कुछ सेटिंग्स गड़बड़ हो गई होंगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नोड जेएस दिखा दिया था, तो वो सबने देखा? यस सर। ठीक है, npm वाला ये पेज। सर ये वाला नहीं देखा। ठीक है, ये वाला नहीं देखा, इसके बारे में फिर से बात कर लेते हैं। ओके, चलिए। npm क्या होता है, नोड पैकेज मैनेजर। इसका मतलब नोड के जो पैकेजेस होते हैं वो मैनेज करने का तरीका है npm। npm एक लाइब्रेरी भी है। लाइब्रेरी मतलब एक रिपोजिटरी है जहाँ पे बहुत सारे पैकेजेस मिल जाएंगे आपको, जो कि मिलियंस में है। इतने सारे पैकेजेस npm पे होस्ट हुए हैं। अब पैकेज क्या होता है, सर लाइब्रेरी क्या स्क्रीन नहीं होता दिख है? रही। यार ये फिर से क्यों चला गया? अभी तो सब दिख रहा था। कनेक्शन प्रॉब्लम आ रही है आज? अभी दिख रहा है ना फिर से, और आवाज आ रही है? आवाज आ रही सर, बट स्क्रीन नहीं दिख रहा।
स्क्रीन ही बार बार गायब हो जाता है, क्या होता है इसको? अलाउ, हाँ अब स्क्रीन दिख रहा है, गायब हो गया, हाँ हाँ दिख रहा है। अब दिख रहा है। दिख रहा गायब है हो जाए सर। तो बता देना मेरे को बोल के। ओके। तो पैकेज क्या होता है? पैकेज होता है लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी क्या होगी? लाइब्रेरी मतलब किसी और के लिखे हुए कुछ कोड जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, और हम अगर लिखना चाहें तो हमें मल्टीपल लाइन्स ऑफ कोड लिखने पड़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, दूसरों के लिखे हुए कोड को यूज करते हैं। जैसे कि एक लाइब्रेरी है डेट एफएनएस की। डेट एफएनएस क्या करता है? हमें डेट के साथ खेलने का ऑप्शन देता है। दो डेट के बीच में कितना डिफरेंस है, जैसे मान लो आपको मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ एक जगह पे डालूं और दूसरी जगह पे आज की करंट डेट डालूं, अब इन दोनों के बीच में कितनी सेकंड्स का डिफरेंस है, या तो कितने दिन का डिफरेंस है, कि इसके बीच में कितने साल गुजर गए, ये सब गिनना हो तो ये गिनने के लिए हमारे मतलब हम जावास्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं, मैन्युअली गिन सकते हैं। लेकिन क्या हो जाएगा, हमारे लाइन ऑफ कोड बढ़ जाएंगे और वो कोड लिखने में टाइम बढ़ जाएगा। तो ये चीज सेव करने के लिए डेट एफएनएस एक लाइब्रेरी होती है, उसको आप इंस्टॉल कर लो। उसको यूज करेंगे तो आपको ये फंक्शंस मिलते हैं जहाँ पे डिफरेंस डेट में कितना है वो जान सकते हो, या तो आपकी जो डेट है वो कितने दिन पहले की है, या तो कितने मिनट्स पहले हुआ था। जैसे होता है ना फेसबुक यूट्यूब पे कि वीडियो कब पोस्ट हुआ, जस्ट नाउ, या तो 2 मिनट्स अगो, 1 मंथ अगो, 1 ईयर अगो, ये सब होता है। तो ये सब कैलकुलेशन करने के लिए हम एक फंक्शन बना सकते हैं जिसको इनपुट में डेट दे दें, आउटपुट में वो हमें अगो दे दे कि भाई कितने दिन अगो ये हुआ था। लेकिन वो फंक्शन बनने में लग जाते हैं कुछ 20-25 लाइन और बहुत सारी इफ कंडीशन, और उसके बाद भी हमारा लॉजिक इनएक्यूरेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जबकि इन चीजों के लिए जब हमारे पास रेडीमेड लाइब्रेरीज होती हैं तो हमारे जो कोड होते हैं वो अच्छे लिखे जा सकते हैं, हम अपना टाइम बचा सकते हैं, उन चीजों को फिर से नहीं करना पड़ता हमें जो ऑलरेडी कोई कर चुका है। इसको बोलते हैं व्हील को री इन्वेंट नहीं करना चाहिए। हमारे पूर्वज ऑलरेडी व्हील की खोज कर चुके हैं, जो पहिया होता है ना, तो हमें अब उससे गाड़ी बनाने की खोज करनी है, हमें फिर से व्हील नहीं खोजना। तो यही एक मकसद होता है लाइब्रेरी का। जो पहले हो चुका है, बहुत सारे लाइन ऑफ कोड लिखे जा चुके हैं, उसको फिर से लिखने का क्या मतलब है, हम उसको यूज करते हैं। और npmjs.com ये जो वेबसाइट है, वहां पे ऐसी मिलियंस ऑफ लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं। एक पैकेज होता है सेट ऑफ फाइल्स, जो कि दूसरी फाइल के अंदर यूज हो सकती हैं। लाइब्रेरीज आर बैकबोन ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लो, लाइब्रेरीज का वहां पे एक्सेसिव यूज होता है। आपको हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत रिच लाइब्रेरीज मिल जाएंगी, जो कॉमन कॉमन टास्क हैं वो करने के लिए कहीं ना कहीं लाइब्रेरी मिल ही जाएगी। PHP, जावा, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बहुत लाइब्रेरी रिच हैं, और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज़्यादा पॉपुलर होती हैं उनके लिए बहुत सारी लाइब्रेरी अवेलेबल होती है। या तो ऐसा भी मान लो कि जिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए बहुत ज़्यादा लाइब्रेरी बनती है ना, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पॉपुलर होना सेंस बनता है। क्यों? क्योंकि लोगों को अब कम लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं। द लाइब्रेरी सेव्स मेजर टाइम एंड एफर्ट। ठीक है, ये एक एग्जांपल है एक लाइब्रेरी का, एक्सियोस। एक्सियोस क्या करता है, HTTP कॉल, HTTP रिक्वेस्ट करने का ऑप्शन देता है, जिसको दूसरी लैंग्वेज में बोले तो API कॉल। किसी सर्वर पे एक डेटा पड़ा हुआ है, वो डेटा हमें डाउनलोड करके उस डेटा पे कुछ काम करना है, ये करने के लिए एक्सियोस का यूज होता है। फिर दूसरी लाइब्रेरी है anime.js, तो वो क्या करती है, आपको एनिमेशन इजीली बनाने का ऑप्शन देती है। ऐसे ही हमने देखा अभी डेट एफएनएस, और बहुत सारी लाइब्रेरीज में गिना सकता हूँ, जैसे रिएक्ट जेएस हो गया। तो रिएक्ट जेएस क्या है, यूआई बनाने की एक लाइब्रेरी है जहाँ पे आप यूआई इजीली बना सकते हैं। अब रिएक्ट जेएस की इकोसिस्टम जो है, मतलब उसके रिलेटेड भी बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं। ठीक है, तो कुछ डेवलपर हैं जिन्होंने कुछ कोड लिख के रखा है, और वो अपना कोड रीयूजेबल बनाने के लिए npm पे अपलोड करते हैं, और हम लोग npm का यूज करके वो कोड डाउनलोड करके रन कर सकते हैं। इसको ऐसे मान लो। हम्म
ठीक है, अभी फिर से डेस्कटॉप शेयरिंग बंद हो गई है। नहीं, यस सर। मैं मीटिंग को फिर से ज्वाइन करता हूँ। अभी डेस्कटॉप दिख रहा है? हेलो, डेस्कटॉप विजिबल है क्या? यस सर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। पैकेज डॉट जेसन, ये एक फाइल होती है जो पैकेज के बारे में बताती है। वो करने से पहले npm की कुछ बेसिक कमांड देख लेते हैं। npm एक कमांड लाइन टूल है जिसमें आपको कुछ कमांड मिलती हैं, जिसमें पहली कमांड क्या है, npm init। npm init आपके लिए नोड जेएस का एक पैकेज बनाती है। पैकेज बोल दो इसको, या तो प्रोजेक्ट सेटअप करने का काम बोल दो। प्रोजेक्ट आपका सेटअप करते हैं npm init का यूज करके। npm इंस्टॉल का यूज करके कोई भी लाइब्रेरी को इंस्टॉल किया जाता है। npm रन कमांड जो होती है वो स्क्रिप्ट रन करने के लिए यूज होती है। हम देखेंगे स्क्रिप्ट क्या होती है। ओके, इस तरह से देखो, ये npm इंस्टॉल, उसके बाद लाइब्रेरी का नाम, npm इंस्टॉल लाइब्रेरी का नाम। इस तरह से आप लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए, हम npm init करके एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए ये मेरा VS कोड है, वहाँ पे बहुत सारे फोल्डर्स हैं। मैं क्या करूँगा, एक नया फोल्डर बना दूंगा। कोई भी नया प्रोजेक्ट हमेशा एक फोल्डर में बनेगा। फोल्डर का नाम रख देता हूँ मैं P2। P2 है। अभी मेरा टर्मिनल देखते हैं कहाँ पे है। टर्मिनल मेरा पड़ा हुआ है जावास्क्रिप्ट मास्टर क्लास के अंदर P1 में। इसको मैं लेके जाऊंगा P2 में। ठीक है, मेरा टर्मिनल अभी P2 पे पॉइंट कर रहा है। इसको मैंने ls किया, मतलब कोई भी फाइल यहाँ पे अभी नहीं है। यहाँ पे हम रन करेंगे npm init, एंटर मारेंगे। npm कुछ सवाल पूछेगा यहाँ पे। पैकेज का नेम क्या रखना है? बाय डिफॉल्ट वो P2 या जो फोल्डर का नाम होता है वही रखेगा, लेकिन हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे पैकेज 2, वर्जन 1.0.0 रखेंगे। डिस्क्रिप्शन, दिस इज फॉर टेस्ट। एंट्री पॉइंट index.js बाय डिफॉल्ट जाने देना है। टेस्ट कमांड कुछ नहीं लिखना। गिट रिपोजिटरी कुछ नहीं लिखना। कीवर्ड्स कुछ नहीं लिखना। ऑथर हामिद लोहार। लाइसेंस ओके। और लास्ट में पूछेगा ये सब ठीक है, तो आपको बोल देना है यस ठीक है। ये कमांड मैंने एग्जीक्यूट कर दी, तो यहाँ पे एक पैकेज डॉट जेसन की फाइल बन चुकी है। अब ये फाइल क्या होती है, P2 जो फोल्डर है उसको मानना है कि ये एक प्रोजेक्ट है। इस पूरे प्रोजेक्ट को डिस्क्राइब करने वाली फाइल है पैकेज डॉट जेसन। इस फाइल के अंदर एक तो इसका वर्जन स्टोर है और पैकेज का नाम स्टोर है। उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ स्क्रिप्ट होंगी। ठीक है, स्क्रिप्ट में क्या है, ये एक टेस्ट की स्क्रिप्ट है। इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, नीचे दूसरी एक स्क्रिप्ट बनाते हैं। उस स्क्रिप्ट में लिखेंगे स्टार्ट। इसकी फाइल को देखोगे ना, तो ये है जेसन। ये पूरा का पूरा वैलिड जेसन स्ट्रक्चर है। कर्ली ब्रेसिस ओपन क्लोज हुआ, इसके बाद देखो डबल कोट में आता है की और वैल्यू। अगर स्ट्रिंग हो तो डबल कोट में, नंबर हो तो डबल कोट करने की जरूरत नहीं होती है। स्टार्ट। अब स्टार्ट जो कमांड है, वो कमांड पे मुझे क्या रन करना है वो मुझे यहाँ लिखना होता है। नॉर्मली हम किसी फाइल को रन करते हैं तो कैसे करते हैं, नोड और फाइल का नाम। ठीक है, ये जो पैकेज है मेरा, उसमें मैं एक फाइल बनाऊंगा index.js console.log hello to new project। ये फाइल रन करनी हो तो मैं लिखूंगा नोड, उसके बाद index.js, क्योंकि मेरी index.js यहीं पे है। रन किया, hello to new project आ गया। ये क्या थी, कमांड थी एक। इस कमांड को मैं स्क्रिप्ट के अंदर रख सकता हूं। जैसे ही मैंने इसको यहां रखा, ठीक है, ये छोटी सी कमांड थी, हो सकता है कमांड बड़ी हो,
या एक साथ मल्टीपल कमांड भी हो सकती हैं। अब मुझे करना है npm run start। जैसे ही मैं npm run start करूंगा, अंदर की जो कमांड है ना वो एग्जीक्यूट होना चालू हो जाएगी। तो देखिए npm run start पे मेरा सेम ही प्रोग्राम रन हुआ और एग्जीक्यूट हो गया। तो जो कमांड होती हैं, इसको बोलते हैं स्क्रिप्ट, वो होती हैं शॉर्टकट टू द कमांड्स। ओके, अभी हम देखते हैं पैकेज इंस्टॉल करने का तरीका। तो देखिए ये एक पैकेज है प्रॉम्प्ट सिंक। इस पैकेज का npm खोल लेते हैं। खुल जा। ठीक है। प्रॉम्प्ट सिंक क्या करता है? तो वो इनपुट लेने का एक तरीका है। अभी तक हमने नोड जेएस में इनपुट लेने के लिए क्या देखा था? आर्ग्यूमेंट्स, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट का यूज करके हम नोड जेएस में इनपुट लेते थे। लेकिन नोड जेएस में इनपुट लेने का दूसरा तरीका क्या है? जब आप प्रोग्राम रन करो तो आप यूजर को पूछो, अब तुम इनपुट की वैल्यू डालो। जैसे मैं एक प्रोग्राम बनाता हूं add.js, ठीक है। add.js में क्या करना है मुझे? लेट a इक्वल टू, यहां मुझे कुछ इनपुट चाहिए, ये इनपुट मुझे यूजर से चाहिए। तो मुझे यूजर को प्रॉम्प्ट करके पूछना पड़ता है भाई इनपुट कैसे लेना है। मतलब यूजर के लिए वेट करेगा अब मेरा जो कमांड है वो। तो इसके लिए क्या करना है मुझे? पहला काम इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है। तो देखिए लाइब्रेरी जब भी इंस्टॉल कर रहे हो, एक चीज वेरीफाई करनी है आपको, आपका जो टर्मिनल है उसमें उसी फोल्डर में होना चाहिए जिस फोल्डर में package.json है। उसके सिवा किसी और फोल्डर में आपका टर्मिनल होगा तो आपकी लाइब्रेरीज गलत जगह पे इंस्टॉल हो जाएंगी और फिर आप जब उसको यूज करोगे तो यूज ना हो पाए शायद। आपको लिखनी है कमांड npm install और पैकेज का नाम था क्या था? prompt sync, और मार देना है एंटर। तो ये इंटरनेट से चीजें डाउनलोड करेगा, थोड़ी प्रोसेस लेगा, उसके बाद ऐसा कुछ आउटपुट आ जाएगा, इतने पैकेज इंस्टॉल किए, इतना ये किया, इतना ये किया। ठीक है, इसने 3 पैकेज इंस्टॉल किए क्योंकि प्रॉम्प्ट सिंक खुद भी दूसरे पैकेज का यूज कर रहा होगा, इसलिए मल्टीपल पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़े होंगे। चलिए, अभी हमने प्रॉम्प्ट सिंक पैकेज को इंस्टॉल तो कर लिया है, यूज कैसे करेंगे हम? यूज करने के लिए 2 तरीके होते हैं। एक तरीका है कॉमन जेएस, या तो ट्रेडिशनल वे, जो कि नोड जेएस का डिफॉल्ट वे भी है। डिफॉल्ट ऐसे ही रिक्वायर का यूज करके पैकेज होते हैं, उसको बोलते हैं कॉमन जेएस का तरीका, जहां पे हम रिक्वायर फंक्शन यूज करके पैकेज का यूज कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है ES6 वाला, तो हम ES6 वाला तरीका बाद में देखेंगे। अभी ऐड का जो फंक्शन है हमारा, इस लाइन को कमेंट कर देता हूं मैं और एक कॉन्स्ट बनाता हूं, कॉन्स्ट PS prompt sync इक्वल टू रिक्वायर फंक्शन कॉल किया मैंने और डबल कोट किया। यहाँ पे रिक्वायर फंक्शन के अंदर स्ट्रिंग पास करना होता है, वहां पे जो पैकेज का नाम हो वो पैकेज का नाम लिखना होता है। तो मैंने पैकेज का नाम लिख दिया प्रॉम्प्ट सिंक। तो प्रॉम्प्ट सिंक जो भी रिटर्न करता होगा वो अभी PS में चला जाएगा। इसको कंसोल लॉग लगा के देखते हैं हम, कंसोल लॉग PS क्या आता है इसमें। इस प्रोग्राम को मैं फिर से रन करूंगा, नोड add.js। तो PS ने रिटर्न किया एक फंक्शन। ओके, अब हमें PS को किस तरह से यूज करना है ना वो देखना हो तो इसकी वेबसाइट पे जाना चाहिए हमें। इसकी जो पैकेज मैनेजर है वहां पे क्या मिलेगा आपको? डॉक्यूमेंटेशन। अब यहाँ पे जो रोल वाला कामकाज है वो खत्म हो जाता है। जब आप लाइब्रेरीज यूज करते हो तो प्रोग्रामिंग के रूल तो हमने जो सीखे हैं वो तो हैं कि भाई वेरिएबल ऐसे असाइन होगा, फंक्शन ऐसे डिक्लेयर होगा, ये सिंटैक्सिस है ना, वो तो हमें पता है। लेकिन अब लाइब्रेरी के अंदर कौन सी चीज क्या है और कैसे यूज करनी है उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन होता है, जो आपको हर लाइब्रेरी के पेज पे मिल जाएगा और आप वहीं से पढ़ के आपको समझना होता है। यहाँ पे आपको अपना दिमाग खुला रखना होता है। तो देखिए यहाँ पे मतलब सारी लाइब्रेरी देख के तो रखती है, कैसे कैसे करोगे। तो उसने पहले ही बोल के रखा है भाई रिक्वायर का यूज करो, इतना लिखो, उसके बाद फिर से इसको कॉल कर दो। ठीक है,
ये इसने फिर से क्यों लिखा है? क्योंकि हमने यहाँ पे देखा रिक्वायर है, इतनी चीज क्या रिटर्न करती है? एक फंक्शन रिटर्न करती है, और जो फंक्शन होते हैं उनके आगे पैरेंथेसिस लगाओ तो वो कॉल होते हैं। तो ये चीज उन लोगों ने यहीं पे दे के रखी है। मोस्टली हम इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ऐसा ही करना होता है, लाइब्रेरीज अपने डॉक्यूमेंटेशन में जो सिंटेक्स देके रखे हैं उनको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा अगर समझ के कॉपी पेस्ट करेंगे तो प्रॉब्लम आने के चांसेस कम रहते हैं। अभी देखो आगे कैसे यूज करना है इसको। तो उसने बोला इतना जब सिंटेक्स हम कॉल कर देंगे उसके बाद रिटर्न में कुछ मिलेगा, और रिटर्न में जो मिल रहा है वो भी क्या है? फंक्शन है। फंक्शन जो है तो उसको कॉल कर सकते हैं, तो प्रॉम्प्ट का फंक्शन है उसको कॉल करेंगे। जब ये फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो इसके रिटर्न में क्या मिलेगा? एन। एन के अंदर वो चीज होगी जो यूजर ने डाली है। चलिए अभी हम कहते हैं कॉन्स्ट एन, या फिर ए बोलते हैं, ए इक्वल टू प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट के अंदर यहाँ पे जो हम डाल रहे हैं ना वो होगा यूजर के लिए एक मैसेज, एंटर नंबर ए। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, ऐड। देखिए यहाँ पे एंटर नंबर ए लिखा हुआ आ गया, और राइट साइड में ये कर्सर है। अब इस कर्सर पे मुझे कुछ भी लिखना है, जो भी लिखूंगा वो ए के अंदर जाएगा। हमने इसको कंसोल नहीं किया था, पहले कर लेते हैं इसको। कंसोल डॉट लॉग ए ऐड किया, मैं लिखता हूँ 85, कंसोल में आ गया 85। ठीक है, यहाँ पे भी सेम रूल अप्लाई होगा, जैसे जो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट से चीजें मिलती हैं वो होती हैं स्ट्रिंग, और हमें अगर नंबर पे कैलकुलेशन करनी है तो इनको हमें नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, इसका आउटपुट नंबर के लिए इनपुट बनेगा। अब मैं इसको फिर से प्रिंट करूंगा 85। 85 इस बार नंबर की तरह प्रिंट हुए। तो मुझे दो नंबर चाहिए, दो नंबर का सम करके प्रिंट करना है मुझे। अब मैं नंबर बी लिखूंगा, नंबर बी पूछूंगा यूजर से, कंसोल लॉग ए प्लस बी कर दूंगा। इसके पहले यहाँ लिख देता हूं सम इक्वल टू एंटर नंबर ए 4, एंटर नंबर बी 85। 4 प्लस 85 89। ठीक है, इस तरह से ये एक लाइब्रेरी है प्रॉम्प्ट सिंक, इसका यूज किया जाता है। और फ्यूचर वीडियोस में कहीं पे अगर इनपुट लेने के लिए इसका यूज करना हो तो आप कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे कुछ और भी कस्टमाइजेशन है, कुछ और चीजें भी प्रोवाइड करता है ये। तो ये हिस्ट्री प्रोवाइड करता है, तो अगर आपको हिस्ट्री यूज करनी है तो एक दूसरा पैकेज दिया है यहाँ पे, प्रॉम्प्ट सिंक हिस्ट्री। इसको यूज करोगे, सर्च करोगे तो यहाँ पे इसका भी npm पैकेज दिखेगा आपको। तो इसको यूज करने का तरीका यहाँ पे दिया गया है। ये जो लाइब्रेरी है बोलती है आप इसके साथ इसका यूज कर सकते हो। हिस्ट्री क्या फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है ये जानने के लिए पूरा पढ़ना पड़ेगा, तब आपको पता लगेगा हिस्ट्री की फंक्शनलिटी क्या है। लेकिन आप देखिए नीचे देखोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा एपीआई। एपीआई का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। आई थिंक यही होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एपीआई कॉल, उसको हम एचटीटीपी कॉल भी कहते हैं, मतलब एचटीटीपी कॉल को भी हम एपीआई कॉल कहते हैं। लेकिन एपीआई का असली जो काम है वो ये है कि चीज़ों को डिस्क्राइब करना। जब आप डॉक्यूमेंटेशन में एपीआई देखो, इसका मतलब डॉक्यूमेंटेशन डिस्क्राइब कर रहा है हर एक फंक्शन को मैन्युअली। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, रिक्वायर प्रॉम्प्ट सिंक। उसके बाद जो फंक्शन आता है उसके अंदर इनपुट में क्या जाएगा? कन्फिग जा सकती है। इतने सिंटेक्स में ये लिखा गया है, और एरो फंक्शन करके यहाँ पे जो लिखा है ना उसका मतलब रिटर्न करेगा ये प्रॉम्प्ट। फिर प्रॉम्प्ट के अंदर क्या क्या इनपुट जा सकते हैं? तो आस्क, जो क्वेश्चन होता है वो जा सकता है, वैल्यू मतलब डिफॉल्ट वैल्यू अगर यूजर वैल्यू नहीं डालता तो, और ओपीटीएस। ओपीटीएस का फुल फॉर्म होता है ऑप्शंस। देखिए ये मुझे पता है क्योंकि मैंने बहुत सारी लाइब्रेरीज यूज करके रखी हैं। आप जैसे जैसे ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, लाइब्रेरीज को देखते जाओगे, तो आपको ये सिंटैक्सेस क्लियर होते जाएंगे। प्रॉम्प्ट डॉट हाइड इसका यूज करोगे तो जो आप पूछ रहे हो वो हाइड हो जाएगा। नीचे एग्जाम्पल दे दिए गए हैं, वन बाय वन आप एग्जाम्पल्स का यूज करके देख सकते हैं।
वैसे ही क्या ये डेट एफएनएस की लाइब्रेरी है, तो यहाँ पे क्या सिंपली एक एग्जांपल दिया है। और अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में डिटेल में जाओगे तो इसके सारे फंक्शन जो अवेलेबल हैं, ठीक है। ऐड फंक्शन क्या करता है, दो डेट को ऐड करने का काम करता है। इसने ये देखो यहाँ पे लिखा है किस तरह से इसको इंपोर्ट करोगे। अगर आप ES6 का यूज करते हो या ES2015, मतलब दोनों एक ही चीज होती है, तो आपको इंपोर्ट लिखना है और इस तरह से लिखना है। फिर ESM एक होता है, उसके बारे में नहीं जाते आगे। ठीक है। तो ऐड है, ऐड का सिंटेक्स क्या है, पहली चीज डेट जाएगी, दूसरी चीज ड्यूरेशन जाएगी। डेट के अंदर क्या जाएगा, उसका टाइप डेट होना चाहिए या तो नंबर होना चाहिए, और डेट टू बी चेंज्ड डिस्क्रिप्शन है पूरी। ड्यूरेशन में क्या जाएगा, ड्यूरेशन में यहाँ पे ड्यूरेशन लिखा हुआ है लेकिन ड्यूरेशन एक टाइप है, ये थोड़ा टाइप स्क्रिप्ट वाला मामला है, बट उसको जाने दो। यहाँ पे ड्यूरेशन टाइप का ऑब्जेक्ट जाएगा, और ड्यूरेशन टाइप का ऑब्जेक्ट क्या होता है ये डिस्क्राइब यहाँ किया गया है। एक नीचे एग्जाम्पल भी दिया होगा इन्होंने कि देखो पहला जो आर्ग्यूमेंट था उसमें गया डेट, तो जावास्क्रिप्ट में न्यू डेट करके डेट बनता है। फिर दूसरे आर्ग्यूमेंट में एक ऑब्जेक्ट गया है जो कि ड्यूरेशन टाइप का ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट है जिसमें ये फील्ड होने वाले हैं, उसको कहेंगे उस ऑब्जेक्ट का टाइप। फिर रिटर्न क्या करेगा, डेट रिटर्न करेगा। एरर आई तो क्या आई, टाइप एरर आएगी। ओके। ऐसे ही बहुत सारे फंक्शन हैं, बहुत सारे फंक्शन का अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन होगा। तो हमारा जो मकसद है वो सारे फंक्शन देख लेना वो नहीं है, ठीक है। सारे फंक्शन का आपको ट्यूटोरियल दे दिया जाए, उससे कुछ खास फायदा होने भी नहीं वाला, क्योंकि हो सकता है 2 साल के बाद ये लाइब्रेरी की जगह दूसरी लाइब्रेरी पॉपुलर हो जाए, या फिर 2 साल के बाद ये फंक्शन आज जो सिखाया गया है वो बदल जाए। ठीक। लाइब्रेरीज के बारे में जितना आप डॉक्यूमेंटेशन से सीखोगे उतना ही सही है। आपको बहुत ज्यादा चीजें याद नहीं रखनी है, थोड़ी बहुत चीजें याद रखनी है, और जब भी भूल जाओ, जब भी कुछ जानना हो, डॉक्यूमेंटेशन पे जाना है। हमने कॉमन जेएस का सिंटेक्स देखा, कैसे कॉमन जेएस का यूज करके हम प्रॉम्प्ट सिंक को एक्सेस कर सकते थे। प्रॉम्प्ट सिंक लाइब्रेरी का यूज करके हमने ऐड का एक फंक्शन बनाया। ठीक है। अभी दूसरा सिंटेक्स देखते हैं। दूसरा सिंटेक्स है इंपोर्ट वाला। इंपोर्ट के सिंटेक्स में क्या लिखना होता है, यहाँ पे गलती है, इंपोर्ट लिखना होता है यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे लिख देता हूँ। इसमें कोई कॉन्स्ट या ऐसा कुछ नहीं बनता। इंपोर्ट कीवर्ड लिखना है, कीवर्ड के बाद वो वेरिएबल का नाम लिखना है जिस वेरिएबल के अंदर आप चाहते हो कि वैल्यूज जाएं। प्रॉम्प्ट सिंक फ्रॉम प्रॉम्प्ट सिंक, ठीक है। प्रॉम्प्ट सिंक के पैकेज में अब इसमें यहाँ पे फ्रॉम कीवर्ड आता है, तो ऊपर जो लिखा है इसको हटा देने के बाद और जो नीचे लिखा है वो सेम चीजें हैं। अब जब मैं इस प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करूंगा तो ये रन नहीं होगा। क्या बोलेगा, इंपोर्ट कीवर्ड इनवैलिड है, कैन नॉट बी यूज्ड आउटसाइड अ मॉड्यूल। इसमें ऐसा है कि जब भी आप नोड जेएस का यूज करोगे और आपको इंपोर्ट का यूज करना है, तो आपकी फाइल का जो एक्सटेंशन है ना वो होना चाहिए MJS, मॉड्यूल डॉट जेएस, मॉड्यूल जेएस ऐसा एक्सटेंशन होना चाहिए। ठीक है। अब इसको मैं रन करूंगा नोड एड डॉट MJS। प्रॉम्प्ट की जगह मैं रिक्वायर यूज कर देता हूं, सॉरी, रिक्वायर की जगह मैं यूज कर देता हूं इंपोर्ट। इंपोर्ट प्रॉम्प्ट सिंक फ्रॉम प्रॉम्प्ट सिंक। अभी हमें पता है कि प्रॉम्प्ट सिंक एक फंक्शन देता है, उस फंक्शन को कॉल करने के बाद हमें प्रॉम्प्ट मिलता है। तो अब हमें नीचे एक और लाइन लिखनी पड़ेगी, प्रॉम्प्ट इक्वल टू प्रॉम्प्ट सिंक को कॉल कर दिया। अभी ये प्रोग्राम चलना चाहिए। ठीक है, मैंने MJS को रन किया, 60 + 40 100, मेरा प्रोग्राम सही से रन हो गया। अगर मैं ये लाइन नहीं लिखता और इसी चीज को प्रॉम्प्ट बोल देता, इसका मतलब मैं रॉन्ग फंक्शन को ये आर्ग्यूमेंट पास करूंगा। अब मैं अगर इसको रन करूंगा ना तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आनी चाहिए। देखिए क्या प्रॉब्लम आई, कैन नॉट क्रिएट प्रॉपर्टी ऑटो कंप्लीट ऑन स्ट्रिंग एंटर ए।
उसको अंदर क्या चाहिए था, कुछ और इनपुट चाहिए था, और हमने इसको स्ट्रिंग दिया। क्यों? क्योंकि अभी जो हम फंक्शन का यूज कर रहे हैं ना, वो सही फंक्शन नहीं है। सही फंक्शन कब मिलेगा? जब हम प्रॉम्प्ट सिंक को कॉल कर लेंगे, तब हमें जो मिलेगा वो सही फंक्शन होगा। ओके, ठीक है, इसको क्लियर कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए, अभी हमने क्या देखा, एक लाइब्रेरी थी, उस लाइब्रेरी से कुछ इंपोर्ट करके यूज किया हमने। जब हम उसको इंपोर्ट कर रहे हैं और यूज कर पा रहे हैं, तो वो जो लाइब्रेरी है उसको वो एक्सपोर्ट किया हुआ होना चाहिए। ये सेम तरीके से चलता है कि जैसे दो कंट्री के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है ना, ये वैसा ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, ऐसा मान लो। यूएसए को इंडिया से कुछ इंपोर्ट करना है। मान लो इंडिया से वो एप्पल इंपोर्ट कर रहा है यूएस, ठीक है। यूएस बोलेगा इंपोर्ट एप्पल फ्रॉम इंडिया, मुझे एप्पल चाहिए। अब इंडिया बोले मैं तो एक्सपोर्ट कर ही नहीं रहा, कैसे कर लोगे इंपोर्ट? यूएस लाख इंपोर्ट कर ले, इंडिया को एक्सपोर्ट तो करना पड़ेगा ना। इंडिया अगर एक्सपोर्ट कर नहीं रहा है तो यूएस नहीं कर पाएगा इंपोर्ट। तो वैसे ही जब एक फाइल कुछ फंक्शन एक्सपोर्ट करती है, तब जाके दूसरी फाइल वो फंक्शन को यूज कर पाती है। prompt sync have exported something, that's why we could use it। ठीक है ना? तो एक्सपोर्ट करने के लिए भी दो तरीके के सिंटेक्स लगेंगे, एक कॉमन जेएस वाला, एक ES6 वाला। तो हम पहले कॉमन जेएस वाला मॉड्यूल देखेंगे, फिर ES6 वाला मॉड्यूल देखेंगे। चलिए, मैं एक यहाँ पे फाइल बनाता हूँ math.js करके। इसको चलो मैथ नहीं बोलता मैं, subtract.js। ये फाइल के अंदर क्या होगा, एक फंक्शन होगा जो सब्ट्रैक्ट करता होगा। ठीक है, इसको थोड़ा नहीं, सब्ट्रैक्ट सही है, ठीक है। ये इनपुट में लेगा a और b, और आउटपुट देगा a माइनस बी। सिंपल सा फंक्शन है, सब्ट्रैक्ट की फाइल के अंदर पड़ा है। अब मैं index.js की फाइल में चाहता हूं कि वो फंक्शन यूज कर लूं। ऐसा मान के चलो ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शन है और यहां रख दिया गया है। अभी सिंपल दिख रहा है, ठीक है, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो सकता है, इसलिए एक सेपरेट फाइल में रखा गया है। हो सकता है 20-25 लाइन का, हो सकता है 50 लाइन का, हो सकता है 1000 लाइन का फंक्शन हो, जो कि 20-25 और फंक्शन यूज करता हो। ऐसा मान के चलो, तब आपको सेंस समझ में आएगा, तब आपको लगेगा कि हाँ इंपोर्ट करना चाहिए था। वरना तो आप ये बोल सकते हो कि भाई ये फंक्शन यहाँ क्यों बना रहे हो, यहीं पे बना के यहीं पे कॉल कर लो। क्यों इंपोर्ट एक्सपोर्ट की इतनी झंझट करा रहे हो? इंपोर्ट एक्सपोर्ट की झंझट होती है क्योंकि फंक्शन बड़े होते हैं। अभी चलिए, सबट्रैक्ट जो है बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, एक फाइल में बन चुका है, हमें उसको यूज करना है। कैसे करेंगे? तो कॉमन जेएस का सिंटेक्स है जहां पे कॉन्स्ट एक वेरिएबल बनाएंगे, यहाँ पे रिक्वायर लिखेंगे। ये क्या होगा, यहाँ पे सजेशन मिल रहा है हमें पैकेज का, लेकिन हम अपनी फाइल को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। कैसे? डॉट स्लैश लगा, मैं डॉट स्लैश कहाँ गया, डॉट स्लैश लगाना है तो सजेशन मिलेंगे, सजेशन ना भी मिले तब भी डॉट स्लैश के बाद यहाँ जो फाइल के नाम है उनमें से कोई भी फाइल हम यूज कर सकते हैं। डॉट स्लैश के बाद लिख दिया मैंने ऐड, सॉरी मुझे ऐड नहीं यूज करना है ना, सबट्रैक्ट यूज करना है। डॉट स्लैश के बाद लिख दिया सबट्रैक्ट। अब सबट्रैक्ट के अंदर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मुझे कुछ वैल्यू मिलनी चाहिए, और मोस्ट प्रोबेबली फंक्शन मिलना चाहिए। इसको मैं रन करूंगा, नोड index.js, हेलो टू न्यू प्रोजेक्ट, लेकिन सबट्रैक्ट में क्या आया, एम्प्टी ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि यहां से कुछ एक्सपोर्ट तो हुआ नहीं है। देखते हैं एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। एक्सपोर्ट करने के लिए मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स लिखना पड़ता है। इस मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स को कोई भी वैल्यू दे दो तो वो वैल्यू एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो हमें लिखना पड़ेगा ऐसे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू सबट्रैक्ट। ओके, अब ये चीज एक्सपोर्ट हो रही है, और मैं फिर से अगर रन करूंगा तो अब मुझे मिला यहाँ पे एक फंक्शन मिला है, इस वेरिएबल में एक फंक्शन है।
तो मैं सब्ट्रैक्ट लिखूंगा, सब्ट्रैक्ट के अंदर वैल्यूज डालूंगा 6,60। 6 में से अगर 60 जाएंगे तो -54 आना चाहिए। आ गया। तो ये फंक्शन हमने कहाँ बनाया था, इस फाइल के अंदर, और यहाँ पे यूज किया। सेम तरीके से हम ES6 का यूज करके भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो करने के लिए क्या चाहिए होगा हमें, MJS। subtract.mjs नाम की फाइल बनाई हमने। अब यहाँ पे हमने फिर से वही सेम फंक्शन बनाया जो सब्ट्रैक्ट का है, ठीक है। लेकिन जो एक्सपोर्ट करने का तरीका है वो अलग है। यहाँ पे लिखना होता है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट सब्ट्रैक्ट। इस तरह से लिखेंगे। ये कुछ स्पेलिंग में मिस्टेक है, ठीक है। अच्छा, सब्ट्रैक्ट का स्पेलिंग गलत है, पता नहीं, ठीक है। सब्ट्रैक्ट हो गया। सब्ट्रैक्ट यहाँ फंक्शन डिफाइन हुआ। एक्सपोर्ट करने के लिए ये लाइन लिखनी है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और उसके बाद जो भी वैल्यू एक्सपोर्ट करनी है वो वैल्यू लिख देनी है। मोस्ट ऑफ केसेस में ये फंक्शन होते हैं। क्यों? क्योंकि रीयूजेबल चीजें जो होती हैं वही एक्सपोर्ट करेंगे हम, और फंक्शन होते हैं रीयूजेबल। चलिए, अब इसको यूज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, MJS फाइल भी बनानी पड़ेगी। इसको मैं बोल देता हूँ index.mjs। इसके अंदर लिखता हूँ import सब फ्रॉम डॉट स्लैश, यहाँ पे भी डॉट स्लैश कर दोगे तो सजेशन आ जाएंगे, subtract.mjs। यहाँ पे ऐसा लिखना पड़ेगा, ओके। इस फाइल में से सब्ट्रैक्ट इंस्टॉल कर लो। देखिए यहाँ पे अगर नाम अलग है और यहाँ पे नाम अलग है तो चलेगा। इसको बोलेंगे डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। तो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट में नेमिंग से फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे फंक्शन का नाम मैं कुछ भी रख दूं, यहाँ पे मैं सब के अंदर उसको असाइन कर सकता हूँ। console.log सब 6,2, ठीक है। और रन करेंगे नोड index.mjs, तो अभी आ गया 6 - 2 4, ठीक है। अभी आगे देखते हैं नेम्ड एक्सपोर्ट इंपोर्ट। हमने अभी ऊपर जो देखा ना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, वो क्या थे, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट मतलब यहाँ पे हमें स्पेसिफाई नहीं करना पड़ा तुम्हें क्या इंपोर्ट करना है क्या एक्सपोर्ट करना है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि भाई मैं कुछ बहुत सारी ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट करता हूँ। इसका एग्जांपल दूं तो मान लो इंडिया ना सिर्फ कपड़ा ही एक्सपोर्ट करता है, सबको पता है, ऐसा मान के चलते हैं। इंडिया कुछ और एक्सपोर्ट करता ही नहीं है। तो जो भी इंडिया से इंपोर्ट करना चाहेगा ना वो बोलेगा दे दो। ये नहीं बोलेगा कपड़ा दो, सेब दो, कुछ और चीज दो, किसी चीज का नाम नहीं लेगा। वो बोलेगा इंपोर्ट दे दो, मेरे को चाहिए। क्योंकि उनको पता है कि भाई एक ही चीज तो एक्सपोर्ट कर रहा है वो, और वो एक ही चीज अपने को चाहिए। तो वो हो गया सिंगल एक्सपोर्ट। लेकिन इंडिया तो बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट करता है। तो यूएसए को जब इंपोर्ट करना है तो उसको बोलना पड़ेगा क्या चाहिए, सेब चाहिए, संतरा चाहिए, कपड़ा चाहिए, क्या चाहिए। तो उसे बोलेंगे हम नेम्ड एक्सपोर्ट, कि मैं किसी चीज को एक नाम से एक्सपोर्ट कर रहा हूं। दूसरी लैंग्वेज में बोलो तो मैं जब एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो वो एक ऑब्जेक्ट है, ना कि एक सिंगल फंक्शन या ना कि एक सिंगल वैल्यू। वो ऑब्जेक्ट है तो मुझे उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए किसी की का यूज करना पड़ता है। ओके। अभी ये जो अपनी फाइल है कॉमन जेएस वाली, उसमें एक्सपोर्ट करने का ये सिंटेक्स है और इंपोर्ट करने के लिए ये सिंटेक्स है। तो वो चीज देख लेते हैं हम। फिर से हम आ जाते हैं अपने सब्ट्रैक्ट की फाइल पे, और इस बार क्या करेंगे, हम एक दूसरा फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन ऐड। ये फाइल ऐड का भी काम करेगी, सब्ट्रैक्ट का भी काम करेगी। a, b रिटर्न a+b। कहाँ गया b मेरा, ठीक है। अब मुझे ये दोनों चीजें एक्सपोर्ट करनी है तो मैं ये सिंगल लाइन नहीं लिख सकता। कौन सा सिंटेक्स है, एक्सपोर्ट्स डॉट की। एक्सपोर्ट्स डॉट की इक्वल टू कुछ लिखना है मुझे, एक्सपोर्ट्स डॉट
ऐड इक्वल टू ऐड, एक्सपोर्ट्स डॉट सब इक्वल टू सबट्रैक्ट। अरे यार, सब इक्वल टू सबट्रैक्ट। अभी मेरी ये चीजें एक्सपोर्ट हुई हैं जो लेफ्ट साइड में है, ऐड एक्सपोर्ट हुआ है और सब एक्सपोर्ट हुआ है। राइट साइड में कोई भी एक्सप्रेशन होगी या कोई भी वैल्यू होगी, तो इस वैल्यू को मैंने सब नाम दिया है, तो जब भी इंपोर्ट करेंगे तो सब नाम से इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने का क्या सिंटेक्स है, हमें सेम कॉन्स्ट लिखना है, राइट साइड में रिक्वायर्ड लिखना है, लेकिन लेफ्ट साइड में क्या करना है, कर्ली ब्रेसेस लगा देने हैं अलग अलग चीजें इंपोर्ट करने के लिए। इंडेक्स डॉट जेएस में जाऊंगा, ऊपर का चीज हटा दिया मैंने, सबट्रैक्ट में से क्या क्या इंपोर्ट करता था मैं, सिंगल चीज इंपोर्ट करता था। अब मुझे यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाने हैं कॉन्स्ट के बाद, और ऐड यहाँ पे सब लिख देना है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे सब लिखा, इसका मतलब सब इंपोर्ट हो चुका है। इस पे मैं होवर करूंगा तो देखो ये फंक्शन दिख रहा है सब। ये भी क्या बताता है, पहला आर्ग्यूमेंट ए होने वाला है जिसका टाइप कुछ भी हो सकता है, दूसरा आर्ग्यूमेंट बी होने वाला है उसका टाइप कुछ भी हो सकता है, और कॉलन के बाद जो दिख रहा है वो है नंबर, मतलब वो रिटर्न जो करेगा उसका टाइप होगा नंबर। चलिए इसको रन करता हूं मैं, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, मेरा सब्ट्रैक्शन चल गया ठीक से। ये मैंने सिंगल सिर्फ एक सब्ट्रैक्ट यूज किया था, मैं ऐड भी इंपोर्ट कर सकता हूं, तो ऐड एक दूसरे वेरिएबल में चला जाएगा। इन दोनों का ऐड भी करते हैं, तो एडिशन होके 66 बनता है, सब्ट्रैक्शन होके -54 बनता है। ठीक है, ये सिंटेक्स हो गया रिक्वायर जेएस का यूज करके नेम्ड इंपोर्ट करने का। अभी सेम चीज इंपोर्ट का मतलब जिसको बोलते हैं ES6 का यूज करके कर सकते हैं, तो उसके लिए एक्सपोर्ट करने का जो तरीका है वो देख लेते हैं। तो यहां से मैं ऐड का फंक्शन उठा लेता हूं। चलिए एक्सपोर्ट कैसे करना है, यू नीड टू राइट एक्सपोर्ट और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर वैल्यू। चलिए इसको हटा दिया मैंने, लिखा एक्सपोर्ट कर्ली ब्रेसेस ऐड, ओके। फिर नीचे लिखना है एक्सपोर्ट सब। अब यहाँ पे मेरे पास फंक्शन का नाम क्या था, ASDF या कुछ भी था, लेकिन मुझे एक्सपोर्ट करना है सब के नाम से, तो मैं लिखूंगा कॉलन करके ये ऐसे चलना तो चाहिए इसको, एक्सपोर्ट सब इक्वल टू, चलिए ये ऐसा नहीं चलेगा, इसको मुझे नेमिंग ही सही देना पड़ेगा। ओके, तो इस तरह से होते हैं ES6 में एक्सपोर्ट। और इसको इंपोर्ट करने के लिए सिर्फ छोटा सा चेंज, इंडेक्स में जाऊंगा, जहां पे सीधा सीधा लिखा था वहां पे कर्ली ब्रेसेस लिख देना है, सबट्रैक्ट और ऐड दोनों इंपोर्ट कर लेने हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर, और ऐड यूज किया मैंने। अभी इंडेक्स डॉट MJS को रन करूंगा, तो दोनों का एडिशन और दोनों का सब्ट्रैक्शन प्रिंट हो गया है। चलिए लास्ट में बात कर लेते हैं npm स्क्रिप्ट की। npm स्क्रिप्ट कैसे हम सेट कर सकते हैं, तो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं कि पैकेज डॉट जेसन में जाना है, यहाँ पे स्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर मल्टीपल की वैल्यूज होंगी। तो एक स्क्रिप्ट बनाई हमने स्टार्ट की, एक और स्क्रिप्ट बना सकते हैं डेव। डेव के अंदर मैं क्या लिखूंगा, मैं डेव के अंदर चाहता हूं कि इंपोर्ट वाला मॉड्यूल वाली जो फाइल है वो रन करो, नोड इंडेक्स डॉट MJS। तो जब मैं लिखूंगा npm run start, तो इंडेक्स डॉट जेएस में जो लिखा है वो एग्जीक्यूट होना है, और जब मैं लिखूंगा npm run dev, तो मेरी जो index डॉट MJS वाली फाइल में जो लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि कमांड मैंने वही लिख के रखी है। तो ये होता है स्क्रिप्ट्स। और यहाँ पे एक स्पेशल होता है जो npm स्टार्ट होता है, तो वो करने के लिए मतलब npm run स्टार्ट आपको ना लिखना हो, सिर्फ npm स्टार्ट लिखोगे तब भी सेम चीज होगी, npm स्टार्ट।
जो कि डेव के साथ नहीं कर सकता। मैं npm dev लिखूंगा तो वो नहीं चलेगा। npm start एक स्पेशल केस है जहां पे आपको रन लिखने की जरूरत नहीं होती है। npm run start लिखो या तो npm start लिखो, सेम ही चीज हो जाती है। ठीक है, इसके साथ नोड जेएस में हम कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं इसी को हम कंप्लीट करेंगे। npm होता है, npm से पैकेज मिलते हैं, हम पैकेज का यूज करते हैं। इतनी चीज समझो कि लाइब्रेरीज होती हैं, उसको यूज करने के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला पूरा जमेला है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मल्टीपल फाइल में हमारे कोड लिखे जा रहे हैं। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कोड मल्टीपल फाइल में ही जाएंगे। एक सिंगल फाइल में 1000 लाइन ऑफ कोड नहीं एडजस्ट हो सकते। फिर जब उसको आप एडिट करने आओगे तो आप खुद ही नहीं ढूंढ पाओगे कि कौन सा कोड कहाँ है। इसलिए एक फाइल में मैक्सिमम 100 या 200, 200 तो बहुत मैक्सिमम लिमिट है, उससे आगे की कोड नहीं करने चाहिए। अगर हो जाते हैं ठीक है, अलग बात है, मतलब चल जाएगा, प्रोग्राम कुछ नहीं बोलेगा। प्रोग्राम 1 लाख लाइन का कोड करोगे वो भी रन करेगा। लेकिन आपको एज ए डेवलपर समझने के लिए मल्टीपल फाइल का यूज करना होता है। लेकिन एग्जीक्यूशन तो एक ही फाइल का हो सकता है, तो दूसरी फाइल को यहाँ पे हम इंपोर्ट करते हैं। मतलब दूसरी फाइल के कोड यहाँ इंपोर्ट करो और एग्जीक्यूट करो। ये होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। और बस आज के लिए इतना ही था। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल के लेक्चर में। आज के लिए बाय बाय।